डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी संकट। इस अध्याय में भी हम पारिस्थितिकी संकट का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी संकट के बारे में पढ़ा और ये जाना कि वास्तव में पारिस्थितिकी संकट होता क्या है। अगला पारिस्थितिकी संकट है ज्वालामुखी। जैसा कि आपको इसके शब्द से पता लग रहा है, ज्वालामुखी, ज्वाला का तात्पर्य यहाँ पर गर्म से अर्थात अग्नि से है और एक मुखी से तात्पर्य मुख के रूप में। जब कभी भी धरातल पर पाए जाने वाले किसी छिद्र से भूगर्भ का गर्म तप्त लावा तथा विभिन्न प्रकार की गैसें विस्फोट के रूप में धरातल पर प्रकट होती है, तो इस प्रक्रिया को हमें क्या कहते हैं? ज्वालामुखी की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। इसके अंदर विस्फोट होता है और विस्फोट के साथ में ये सभी गर्म तप्त चीजें धरातल पर प्रकट होती हैं। ज्वालामुखी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। खास तौर से ज्वालामुखी एक प्राकृतिक आपदा है। यह अत्यंत विनाशकारी और घातक होती है जनधन के लिए और पारिस्थितिकी अर्थात पर्यावरण के लिए। भूकंप के समान ही यह भी इतनी शीघ्र व आकस्मिक रूप से घटती है कि भूपृष्ठ पर तत्काल इसका विनाशकारी प्रभाव देखा जाता है। इसके बारे में भी आज तक कोई अनुमान नहीं लगाया जा सका कि किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी कब फटेगा। यह भी एक पूर्ण रूप से आकस्मिक प्राकृतिक घटना है और जब कभी भी यह घटती है, कुछ ही मिनटों में और सेकंडों में इसका विनाशकारी प्रभाव उस क्षेत्र पर और उस क्षेत्र के आसपास कई सैकड़ों किलोमीटर पे देखा जाता है। एक बम की तरह होती है और एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत विशालकाय बम के समान होती है। जिस तरह परमाणु बम फटता है, ठीक उसी तरह ये फटता है। उसका भी विनाश बहुत अचानक देखा जाता है। गर्म तप्त लावा धरातल पर फैल जाता है, आसपास के कई प्रकार के वो विनाश करता है, प्राकृतिक रूप से भी विनाश करता है, मानवीय संसाधनों को भी वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जनधन की हानि होती है, प्राकृतिक रूप से भी हानि होती है। कई प्रकार के प्रदूषण भी इससे निकलकर सामने आते हैं। इसमें भूगर्भ से अत्यधिक ऊंचे तापमान पर लावा, गैस, राख इत्यादि पदार्थ तीव्र गति से विस्फोट के साथ धरातल पर निकलते हैं। भूगर्भ से अत्यधिक ऊंचे तापमान पर लावा, लावा से तात्पर्य है भूगर्भ के अंदर अत्यधिक तापमान व दबाव के कारण जो भी चट्टानें होती हैं वो तरल रूप ले लेती हैं और उस तरल रूप को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। गैसें, भूगर्भ के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें बन जाती है। जलवाष्प के कारण वहां पे विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, जलवाष्प भी होती है और जब ये फटता है तो ये अत्यधिक गर्म तप्त गैसें भी धरातल पर प्रकट होती है। राख, साथ में भूगर्भ के अंदर विभिन्न प्रकार की बारीक राख होती है और वो राख भी बहुत ही विस्फोट के साथ तेजी से आती है और वायुमंडल में बहुत ऊंचाई तक चली जाती है, जिससे कि भयंकर वायु प्रदूषण को जन्म देती है। और विस्फोट के साथ ये सभी पदार्थ धरातल पर प्रकट होते हैं और बहुत बड़े स्तर पर धरातल पर पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से जीव जंतु, वनस्पति तथा मानव संस्थापन जैसे भवन, सड़क, खेत आदि अन्य प्रकार के जितने भी हमने जो अपने संस्थापन बनाए रखे हैं उनको बहुत ही बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचता है, बहुत ही ज्यादा क्षति होती है। सर्वाधिक प्रदूषण ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसीय पदार्थों से होता है। गैसीय पदार्थ क्या होते हैं? ये खासतौर से वायुमंडल में फैल जाते हैं। वायुमंडल में फैलने के बाद ये विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को जन्म देते हैं। वायु प्रदूषण को जन्म देते हैं, खासतौर से वायुमंडल की पूरी गुणवत्ता के अंदर वहाँ पे कमी ला देते हैं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। वो गैसें वायुमंडल की जलवाष्प के साथ क्रिया करके अम्ल वर्षा का कारण बनती है और भयंकर प्रदूषण को जन्म देती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया व अन्य अम्लीय प्रभाव वाली जहरीली गैसें निकलकर वायुमंडल में फैल जाती हैं और ये जहरीली गैसें निकलकर संपूर्ण वायुमंडल को दूषित कर देती हैं, वायु प्रदूषण को जन्म देती है और हम स्वयं भी इस वायु के ही श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान ये सभी गैसें हमारे शरीर में पहुंच जाती हैं और इनके विषैले प्रभाव से हमारे शरीर पे इनका विषैला प्रभाव देखने को मिलता है। और जब ये सारी गैसें वायुमंडल में फैल जाती हैं तो आप देख लीजिए कि वायुमंडल हमें चारों ओर से घेरे हुए है, तो ये सभी पे प्रभाव डालती हैं, उसके आसपास के क्षेत्र पर प्रभाव डालती हैं।
धुआं, राख के महीन कण वातावरण में फैल जाने से दृश्यता प्रभावित होती है तथा प्राणियों के लिए सांस लेना भी कठिन हो जाता है। अब जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो उससे सैकड़ों टन, हजारों टन उसके अंदर राख निकलेगी और ये राख निकल के क्या होती है, राख के बहुत महीन कण होते हैं और ये हवा में विलगित अवस्था में या तैरती हुई अवस्था में रहते हैं। जब हम श्वसन करते हैं तो ये राख के कण कई बार हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, वहां जम जाते हैं, सांस लेना बड़ा कठिन हो जाता है। ये राख के कण काफी लंबे समय तक, कई कई महीनों तक वायुमंडल में विलगित अवस्था में रहते हैं, जिससे कि दृश्यता बड़ी प्रभावित होती है, देखने में बड़ी दिक्कत आती है चाहे हम सड़कों पर चलें। और खास तौर से वायुयान के लिए तो दृश्यता बहुत प्रभावित हो जाती है। कई बार विश्व के ऐसे क्षेत्र जैसे आइसलैंड के क्षेत्र या वहां के क्षेत्रों में जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर तक वायुमंडल की ऊंचाई में रेत का एक घना बादल सा बन गया है, जिसमें वहां पे वायुयान की उड़ानों को रद्द करना पड़ा। गैस के प्रभाव से निकटवर्ती क्षेत्रों की वनस्पति, पशु पक्षी, मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज्वालामुखी से जो गैसें निकलती हैं विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें होती हैं, जहरीली गैसें होती हैं और ये सभी जहरीली गैसें क्षेत्र विशेष की वनस्पति, पशु पक्षी और मानव के स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा और गहरा प्रभाव। विस्फोट के कुछ समय बाद भी गैस व राख मिश्रित अम्लीय वर्षा से भूमि पर दलदली प्रवाह होता है, जिससे बची हुई वनस्पति भी नष्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल के अंदर जलवाष्प तो विद्यमान रहती है। जब कभी भी विस्फोट के कारण ये गैसें वायुमंडल में पहुंचती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो या नाइट्रस ऑक्साइड हो या अन्य प्रकार की जो गैसें हो, वो जलवाष्प के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के अम्लों का निर्माण करती है। जैसे H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि जिस अम्ल है, और इसकी वर्षा होती है। जब इसकी वर्षा होती है तो आसपास की वनस्पति के ऊपर आसपास की मृदा के ऊपर और वहां के जलीय संसाधनों के ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है और ये बहुत ही बड़ी हानि के रूप में सामने आती है। 1902 में पश्चिमी द्वीप समूह के निकट मार्टिनिका ज्वालामुखी से निकली विषैली गैस से पाली नगर के 30,000 व्यक्ति तुरंत मर गए तथा समस्त खाद्य पदार्थ एवं वस्तुएं कार्बन युक्त हो गई। 1902 की बात है। पश्चिमी द्वीप समूह, जिसे हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, मार्टिनिका ज्वालामुखी से वहां पे इस प्रकार की घटना सामने आई, जो आज भी एक उदाहरण के रूप में हम पढ़ रहे हैं। 1783 में आइसलैंड के स्कैप्टर जोकल ज्वालामुखी उद्गार से लगभग 10,000 व्यक्तियों की मौत हुई। 2 लाख वहां पे भेड़ें मारी गई और 28,000 घोड़े व अन्य जीव जंतु मारे गए। ये बात है सन 1783 के अंदर। आइसलैंड का जो स्कैप्टर जोकल ज्वालामुखी फटा था, उससे जो जनधन की हानि हुई थी, जो आज भी एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने पेश किया जा रहा है। ये एक प्राकृतिक घटना है, एक प्राकृतिक संकट है, प्राकृतिक प्रकोप है, जिसका प्रभाव न केवल प्राकृतिक रूप से बल्कि समस्त क्षेत्र के पर्यावरण पर, समस्त क्षेत्र के जीव जंतुओं पर देखने को मिलता है। इस प्रकार ज्वालामुखी उद्गार भी पर्यावरण ह्रास का एक बहुत बड़ा कारण है। पर्यावरण ह्रास का मतलब पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आना, पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आने को हम पर्यावरण ह्रास कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया का संबंध भूगर्भीय हलचलों से होता है। अब खास तौर से भूगर्भीय हलचलें होती हैं। भूगर्भ में जो हलचलें होती हैं उनके कारण विभिन्न प्रकार का मेग्मा बनता है, गर्म तप्त लावा बनता है, गैसें बनती हैं। इसका संबंध भी खास तौर से भूगर्भीय हलचलों से होता है। ज्वालामुखी विस्फोट उन क्षेत्रों में देखा जाता है जहां विवर्तने की घटनाएं होती हैं, क्योंकि ज्वालामुखी वास्तव में धरातल पर एक छेद या दरार के रूप में प्रकट होता है और धरातल में छेद या दरार खास तौर से वहीं देखने को मिलती है जहां धरातल कमजोर होता है या वहां पे दरारें पहले से मौजूद होती हैं, या विवर्तनिक रूप से जो सक्रिय क्षेत्र हैं वहां पर हमें ज्वालामुखी देखने को मिलती है। पृथ्वी के आंतरिक तापमान में वृद्धि, रेडियोधर्मी विखंडन, जलवाष्प की उत्पत्ति, भूकंप इत्यादि कारणों से ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के ये सभी कारण हैं। इन कारणों से ज्वालामुखी विस्फोट देखे जाते हैं। विश्व में लगभग 500 जागृत ज्वालामुखी हैं। ऐसे ज्वालामुखी जो वर्तमान समय में जागृत अवस्था में, जागृत से तात्पर्य वो फट सकते हैं या उनसे लगातार धीरे धीरे अपने लावा या अन्य पदार्थ निःसृत हो रहे हैं। ज्वालामुखी का वितरण 3 प्रमुख पेटियों में देखने को मिलता है। विश्व में यदि हम ज्वालामुखी के वितरण की बात करें, उसका अध्ययन करें, तो हम ये देख सकते हैं कि विश्व में
खास तौर से ज्वालामुखी का वितरण 3 प्रमुख क्षेत्रों में मिलता है और ये 3 प्रमुख क्षेत्र एक बेल्ट के रूप में, एक पेटियों के रूप में देखने को मिलते हैं। पहला क्षेत्र है प्रशांत महासागर का तटवर्ती क्षेत्र। जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय में भी बताया था, हमने जब पिछले अध्याय में भूकंप का अध्ययन किया था तो हमने ये पढ़ा था कि भूकंप खास तौर से ऐसे क्षेत्रों में मिलता है जो विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रशांत महासागर का तटवर्ती क्षेत्र, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है जो कि पृथ्वी के लगभग बहुत बड़े क्षेत्र को घेरे हुए है। इसके एक और एशिया का तट, एशिया और ऑस्ट्रेलिया का तट देखा जाता है, तो दूसरी ओर उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के तट देखे जाते हैं। तो ये दोनों ही तट प्रशांत महासागर के विवर्तनिक रूप से बहुत ही ज्यादा सक्रिय क्षेत्र हैं। यहाँ पर भूकंप भी देखे जाते हैं और यहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं भी वृहत स्तर पर देखी जाती हैं। यूरेशिया व अफ्रीका के नवीन मोड़दार पर्वतों के क्षेत्र, यूरेशिया यूरोप व एशिया वाला वो मध्य महाद्वीपीय जो पेटी थी विवर्तनिक क्षेत्र की, वही पूरी पेटी अफ्रीका की नवीन मोड़दार पर्वतों की जो विवर्तनिक रूप से सक्रिय पेटी है, वहां पे भी लगातार इन ज्वालामुखी को देखा जाता है। खास तौर से जो भी विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र हैं वहां पर भूकंप और ज्वालामुखी लगातार देखे जाते हैं। और जो तीसरा क्षेत्र है वो अटलांटिक महासागर का मध्य महाद्वीपीय कटक वाला क्षेत्र है। खास तौर से वही वह बीच वाला क्षेत्र जो मैंने आपको भूकंप पढ़ाते समय बताया था, मध्य महासागरीय कटक वाला क्षेत्र, अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्र है, इसके अंदर भी लगातार विवर्तनिक की घटनाएं देखी जाती हैं। विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं प्राय होती रहती हैं। और ये भारत में आधुनिक काल में मात्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं। वर्तमान समय में यदि हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर खास तौर से अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है वहीं पर ज्वालामुखी उद्गार देखे गए हैं। भूकंप के समान ज्वालामुखी क्रिया पर भी मानव का नियंत्रण नहीं है। भूकंप, जिस तरह भूकंप के ऊपर मानव का कोई नियंत्रण नहीं था, यह पूर्ण रूप से एक प्राकृतिक घटना थी, आकस्मिक घटना थी, ठीक ज्वालामुखी भी उसी तरह पूर्ण रूप से प्राकृतिक व आकस्मिक घटना है जिसके ऊपर मानव का कोई नियंत्रण नहीं है। अपितु मानव को तो यह पता भी नहीं है कि भूकंप या ज्वालामुखी कब, कहां और किस समय आ सकते हैं। असाइनमेंट, इस अध्याय के अंदर असाइनमेंट के रूप में आपको ज्वालामुखी किसे कहते हैं, अर्थात आपको ज्वालामुखी की परिभाषा देनी है और परिभाषा आपको अधिकतम 20 शब्दों के अंदर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। विश्व में ज्वालामुखी वितरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं? खासतौर से मैंने जिस प्रकार आपको भूकंप के अंदर विश्व में जो भूकंप के वितरण क्षेत्र बताए थे, उसी प्रकार आपको इस अध्याय में ज्वालामुखी के वितरण क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, तो आपको उसका उत्तर देना है। अधिकतम इस प्रश्न का उत्तर आप 200 शब्दों में दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने ज्वालामुखी के वितरण क्षेत्रों के बारे में बताया, आप उसकी डिटेल में उसको लिख सकते हैं। ज्वालामुखी पर एक लेख लिखिए। 200 से लेके 500 शब्दों के मध्य आप ज्वालामुखी के ऊपर एक लेख लिख सकते हैं और इस लेख के अंदर आपको ये बताना है कि ज्वालामुखी किस प्रकार से एक पारिस्थितिकी संकट या पर्यावरण संकट के रूप में सामने आया। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही अगले अध्याय के नए वीडियो के साथ मिलेंगे।